नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे लैंडफिल साइट्स पर फायर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोर्ट के ऊपर बर्डन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल गवर्नर से संबंधित। देखो, वैसे गवर्नर का जो इशू है ना, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन आज एक नए तरीके से आया है, मतलब बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस है आज, तो डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा आपको। वैसे भी आज हिंदू में तो कोई अच्छा आर्टिकल है नहीं डिस्कस करने लायक। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, हम चाहते हैं ऐसी एजुकेशन जिससे करेक्टर फॉर्म होता हो, जिससे माइंड की जो शक्ति है वो इंक्रीज होती हो, इंटेलेक्ट है वो एक्सपेंड होती हो और एक पर्सन अपने पैरों पर खड़ा हो उसके, उस प्रकार की एजुकेशन हम चाहते हैं। इंटेलेक्ट का मतलब होता है, देखो, बुद्धि, मतलब बाकी सब चीज़ें तो क्लियर है। इंटेलेक्ट में आपको डाउट हो तो सेंस क्लियर होती हो, बुद्धि ज़्यादा मजबूत होती हो, तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में जब भी आपको कुछ लिखना हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लैंडफिल्स में बढ़ती फायर की घटनाओं से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 26 अप्रैल को दिल्ली में भालसवा लैंडफिल साइट पर बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये लैंडफिल होता क्या है। देखो, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, एक जगह होती है कूड़ा डालने के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ पे ना कूड़ा डेली बेसिस पे डाला जाता है, तो कूड़े का एक पहाड़ बन जाता है। छोटी छोटी जगह गली मोहल्ले के एंड पर कूड़े डालने के लिए होती है, वो नहीं है लैंडफिल। जैसे दिल्ली में जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा, गाजीपुर एक जगह है, वहाँ पे ना इतने सालों से कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है और अक्सर वहाँ पर आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। तो लैंडफिल आप समझ गए ना, कूड़े का ढेर आप कह सकते हो, कूड़े का पहाड़, मतलब लेमन टर्म्स में समझने के लिए। तो ये जो लैंडफिल्स होते हैं ना, यहाँ पे आग बहुत आसानी से लग जाती है। अभी जो भालसवा लैंडफिल साइट पर आग लगी ना, इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि देखो, हमारे घरों में इतना ज़्यादा धुआं आ रहा है कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की है और दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप नॉर्थ दिल्ली सिविक बॉडी पर 50 लाख रुपए का फाइन लगाइए, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती और वो यहाँ पर आग को प्रिवेंट नहीं कर सके। देखो, ये सब तो ना शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अगर हम ये चाहते हैं फ्यूचर में लैंडफिल साइट्स पर आग ना लगे तो क्या किया जा सकता है, आग लगने के क्या नुकसान होते हैं, आग बुझाना क्यों मुश्किल है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे देखो, यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की हैं कैसे लैंडफिल्स को क्रिएट किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। इंडिया में जो लैंडफिल्स है ना, वो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत मैनेज होते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी पूछे प्री में कि लैंडफिल्स कौन से रूल्स के तहत मैनेज होते हैं, तो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। लेकिन देखो, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे भालसवा, ये लैंडफिल वाली साइट ही आप मान लीजिए, ये ना इन रूल्स को मानती नहीं है। मतलब जो भी बॉडीज इन लैंडफिल्स को मैनेज करती हैं ना, वो प्रॉपर रूल्स के तहत नहीं करती हैं। जैसे ये जो न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है ना, इनके अनुसार कोई भी लैंडफिल साइट जो है ना, वो रिवर से 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, किसी तालाब के 200 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, दूरी होना होगा। उसी प्रकार से हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर कम से कम लैंडफिल साइट होनी चाहिए। इवन हैबिटेशन, पब्लिक पार्क, वाटर सप्लाई वेल्स, इनसे भी कम से कम 500 मीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। और एयरपोर्ट, एयरबेस से कम 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो भालसवा लैंडफिल साइट है ना, जिस पर हाल ही में आग लगी, ये तो बिल्कुल भालसवा लेक के नज़दीक है, किनारे पर ही है, आप यूँ मान लीजिए। ये देखिए, रिसेंट में कौन सी लैंडफिल में फायर की घटनाएं घटी हैं। गाजीपुर लैंडफिल फायर लगी 28 मार्च को, 50 घंटे के बाद आग बुझाई जा सकी। फालसवा की तो हमने बात की ही, 26 अप्रैल को आग लगी थी, अभी तक पूरी तरह से नहीं बुझाई जा सकी है। चेन्नई में जो पेरुनगुड़ी डंप यार्ड फायर है ना, ये भी लगी थी 27 अप्रैल दोपहर को।
इसके बाद दादू माजरा लैंडफिल फायर, ये चंडीगढ़ में है, ये 15 अप्रैल को लगी थी। अब इसके बाद बात करते हैं क्यों बार बार लैंडफिल साइट्स में फायर लगती हैं। एक तो देखो, कूड़ा जब एक जगह पे डाला जाता रहेगा, कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, तो ना यहां से मीथेन एमिट होने लगती है। तो मीथेन आपको पता है ज्वलनशील गैस है, हाईली फ्लेमेबल है, आग जल्दी से लग जाती है। तो मीथेन रिलीज होती है। जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं ना, कई बार वो वहां पे बैठ के बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, तो बीड़ी सिगरेट जल्दी छोड़ देते हैं, तो आग बहुत जल्दी फैल जाती है। इवन हीट वेव्स के कारण भी आग जल्दी लग जाती है। आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये जो कूड़ा होता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे फ्लेमेबल केमिकल्स रिलीज होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं आग बुझाने में। चलो मान लिया एक बार आग लग गई, ऐसा क्यों कि 26 अप्रैल को आग लगी और इवन 8-10 दिनों के बाद अभी भी आग लगी हुई है, बुझाना मुश्किल साबित हो रहा है। देखो, ये जो साइट्स होती हैं ना, ये बहुत मैसिव साइट्स होती हैं। जैसे गाजीपुर कूड़े का पहाड़ है, बहुत बड़ा है, और आग एक जगह पे नहीं लगती, मल्टीपल पॉइंट्स पर लगती है। तो इतना बड़े स्केल पर कांस्टेंट वाटर की सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाती, और कूड़े का जो ढेर है वो इतना सॉलिड नहीं है ना कि जो आग बुझाने वाले हमारे पर्सनल हैं वो उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाएं और आग बुझा सकें। डर लगता रहता है कहीं ये कूड़े का पहाड़ जो है वो ढह ना जाए। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं आग बुझाने में। अब बात करते हैं आग जब लग जाए इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो, जब आग लगेगी इतना काला धुआं निकलेगा, बहुत सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़े स्केल पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। हेल्थ इम्पैक्ट, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आंखों में खारिश होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, गला भरा आता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ये जो चेन्नई की साइड थी ना, पिरुनगुड़ी, यहाँ पर आग लगी, ये हाईवे के नज़दीक है, तो उस हाईवे पर तो व्हीकल्स चलने भी मुश्किल हो गए, इतना काला धुआं हो गया था। तो एक्सीडेंट की संभावना भी हो जाती है पुअर विजिबिलिटी के कारण। नेक्स्ट है स्कूल क्लोजर। अब देखो, उस साइड के आसपास जो स्कूल हैं वो उनको भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बेचारे छोटे उस साइड के आसपास आएंगे, धुएं वाली हवा में सांस लेंगे, तो उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आग बुझाना क्यों मुश्किल है। अब बात करते हैं कैसे इस समस्या को टैकल किया जा सकता है, क्यों लैंडफिल्स को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, देखो, लैंडफिल्स के ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। हमारे देश में 48 रिकॉग्नाइज्ड लैंडफिल साइट्स हैं जिन्होंने 5000 एकड़ ऑफ लैंड को घेरा हुआ है, और इनसे 1 लाख करोड़ की कीमत की चीजें निकाली जा सकती हैं। जैसे मीथेन को कैप्चर करके उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना, वेस्ट को मैनेज करके उसमें से काम की चीजें निकालना। वेस्ट का हमेशा पोटेंशियल रहता है, ये तो आपको भी पता है। नेक्स्ट, ओवर कैपेसिटी ऑफ लैंडफिल्स। जो आज के समय में हमारे देश में लैंडफिल की साइट्स है ना, वो अपनी कैपेसिटी से बहुत बढ़ गई हैं। इवन जो दिल्ली की सबसे पुरानी गाजीपुर लैंडफिल साइट है ना, और मुंबई में एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड डियोनार, ये ना अभी भी वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब बस बंद कर दो इनको, ये इनकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके यहां पे कूड़ा गिरा जाता है। नेक्स्ट, इनको इसलिए भी एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि जो अनट्रीटेड वेस्ट है ना, इससे इन्वायरमेंट काफी पोल्यूट होता है, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, कूड़े का ढेर, यहां से ना लीचेट निकलता है। लीचेट मतलब काले रंग का एक लिक्विड जो सोइल को कंटामिनेट करता है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। नेक्स्ट, डिजास्टर भी कभी हो जाते हैं, जैसे अभी इतनी बड़े स्केल पे आग लग गई क्योंकि मीथेन इमर्ज होती रहती है जिससे आग लग जाती है। और हेल्थ इंपैक्ट का तो हमने डिस्कस किया ही, सांस लेने में दिक्कत आती है स्मोक की वजह से। और ये जो कूड़े का ढेर होता है ना, यहाँ पे कई सारे जो बैक्टीरियाज या फिर मच्छर वगैरह है ना, वो पलते रहते हैं, जिससे मलेरिया डेंगू फैलने का भी खतरा रहता है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि ये इतनी सारी लैंडफिल साइट्स हमारे देश में क्यों इमर्ज हो रही है। सबसे पहली चीज़, देखो, प्लास्टिक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है, तो कूड़े में प्लास्टिक आएगा, अब उसको फेंकना भी जरूरी है, कहीं ना कहीं तो उसको फेंका जाएगा ना, क्योंकि वेस्ट मैनेज करने की कैपेसिटी हमारे देश में इतनी है नहीं।
कई बार करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं एमसीडी वगैरह के, वो रिश्वत ले लेते हैं, गार्बेज माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे देश में ना अभी सिर्फ 1604 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स हैं वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। इनफ नहीं है, वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए प्लांट्स कम हैं। तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो जो ऑफिशियल्स गार्बेज माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं ना और कूड़े का ढेर को बढ़ने देते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि एक धारणा सेट हो कि अगर हम ड्यूटी में कोताही बरतेंगे तो कार्रवाई होगी। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स को ना लोकल बॉडीज को फंड देने चाहिए ताकि वो बड़े लैंडफिल्स को आसानी से मैनेज कर सकें। जब उनके पास फंड नहीं होता तो इसलिए वो कूड़े का पहाड़ को अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, स्टेट्स को ना बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार एग्री हो गई है कि मुंबई में जो लैंडफिल साइट है ना, वहाँ पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे मीथेन को कैप्चर किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हम भी सीखेंगे ताकि दिल्ली में जो लैंडफिल साइट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। उसी प्रकार से मुंबई को कुछ सीखना पड़े तो वो दिल्ली से सीख ले। आपस में स्टेट गवर्नमेंट्स को ना एक दूसरे से सीखना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया को ना स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है जो पूरी की पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चैन को मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। जब से घर से जो वेस्ट निकलता है और चैन में आखिर तक, जब तक वेस्ट मैनेज होता है, मतलब डिस्पोज होता है या फिर रिसाइकल होता है, तब तक बीच में जितने भी स्टेप है ना, सबको मैनेज करने के लिए हमारे देश में स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। सिर्फ रूल्स आने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, भालसवा जो लैंडफिल साइट है ना, लेक के बिल्कुल कोने पे है, जबकि होनी नहीं चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे लास्ट में सर्कुलर इकोनॉमी के आइडिया पर बल देने की आवश्यकता है। सर्कुलर इकोनॉमी में ना चीज़ों के रीयूज और रिसाइकलिंग पे फोकस होता है। अगर सर्कुलर इकोनॉमी चलन में आएगी ना, इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा ही नहीं, चीज़ों को फिर से रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लैंडफिल साइट्स पर फायर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोर्ट के ऊपर केसेस की पेंडेंसी और केसेस के बर्डन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी हाल ही में ना चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना एक आइडिया सजेस्ट किया कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, एक बॉडी का गठन किया जाए जिसका काम हो कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको एड्रेस करना। इसके साथ साथ ये तो सेंट्रल लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाए और दूसरा स्टेट लेवल पे भी इसी प्रकार की जो बॉडीज है ना वो इस्टेब्लिश की जाए। देखो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इस इंडिया के इस आइडिया को ना चीफ मिनिस्टर्स का ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। राइटर ये कहते हैं, अगर देखो ये बॉडी इस्टेब्लिश की जाती जिसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स होती और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे काम करती। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कंपनी की एक सब्सिडरी होती है जिसे इस्टेब्लिश किया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक प्रकार से कई बार ये जॉइंट वेंचर होता है जिसमें जैसे जुडिशरी के भी मेंबर्स हों और सरकार के भी मेंबर्स हों। तो इस प्रकार से ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश होती ना, तो कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता था। लेकिन चीफ मिनिस्टर्स ने इसलिए इस आइडिया को समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्हें यूँ लगता था कि हमारी जो पावर्स है ना वो छिन जाएगी। तो एक इस बात पर सहमति बन सकती है कि स्टेट लेवल पे बॉडीज इस्टेब्लिश कर दी जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हों, जज हों और सरकार के भी नुमाइंदे हों, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हों, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हों। तो स्टेट लेवल पे ऐसी बॉडीज होंगी ना तो चीफ मिनिस्टर्स को पावर छीनने का खतरा भी नहीं रहेगा और दूसरा वो अच्छे से वो बॉडी काम कर सकेगी कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को एड्रेस करने के लिए। आज के समय में देखो केसेस की जो पेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोषी है। हाई कोर्ट्स में आज भी आप देखते हो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन नहीं है, कंप्यूटर पुराने हैं, जजेस की वैकेंसी बहुत खाली है, मतलब जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना वैसा भी नहीं देखने को मिलता। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि देखो अवेलेबल जो फंडिंग आए ना ये नेशनल लेवल की बॉडी के लिए,
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे आ सकती है, जिसमें 60% कंट्रीब्यूट करे सेंटर और स्टेट कंट्रीब्यूट करके 40%। और ये जो नेशनल अथॉरिटी है ना, फिर फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखे कि किस हाई कोर्ट को कितना एलोकेट करना है। बट बात वही आ जाती है, इस आइडिया को चीफ मिनिस्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार तो देखो इतनी दिक्कत आती है, कई सारे स्टेट्स जो है ना, वो एलोकेटेड फंड्स है ना, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। जैसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए, लेकिन साल के अंत तक उन पैसों का यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ 200-300 करोड़ रुपए यूज हुए। तो इसके लिए ना बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए अच्छे से हाई कोर्ट्स और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने तो वादा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी असिस्टेंस देगी स्टेट्स को रिक्वायर्ड यानी जरूरी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, खास करके लोअर जुडिशरी के लिए। हाई कोर्ट्स में तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो छोटी कोर्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, वहां पे तो काफी बुरा हाल देखने को मिलता है। इसके बाद देखो एक और एस्पेक्ट की बात की जाती है। कभी आपने सोचा कि जुडिशरी में इतने केसेस पेंडिंग क्यों होते हैं? देखो कॉलोनियल टाइम में जो चीजें चली आ रही थी ना, वो आज भी चली आ रही हैं। कोई ना सिस्टमेटिक ढंग से सीरियसली सोचने को तैयार नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, इवन ट्रैफिक लॉ वायलेशन के केसेस भी कोर्ट में जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट कई बार एक्शन नहीं लेती या फिर ज्यादा एक्शन ले लेती है, जैसे या तो इंक्रोचमेंट की नहीं या फिर गलत इंक्रोचमेंट कर दी, वो सारे केसेस जाएंगे कोर्ट में। समझ रहे हो? मतलब बहुत सारे केसेस तो ना सरकार की वजह से आते हैं कोर्ट में, सरकार की गलतियों की वजह से। बहुत बार सरकार कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करती, बहुत बार सरकार कानून बनवाती है असेंबली के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के थ्रू, कोर्ट से पहले कंसल्ट नहीं करती। अगर पहले कंसल्ट कर लिया जाए तो वो फिर केस जाए ही ना कोर्ट में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर एड्रेस किया जाए ना, तो जुडिशरी के ऊपर लिटिगेशन का इतना ज्यादा जो बर्डन है ना, वो कम किया जा सकता है। और इसके लिए ना रेगुलरली बात होनी चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच। अभी जो ये मीटिंग हुई ना चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की, ये काफी अच्छी शुरुआत है। ये जो शुरुआत है ना, कोऑपरेशन का एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करती है। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, केसेस की पेंडेंसी हो, ये सारे इश्यूज टैकल किए जा सकते हैं अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिल के काम करें इसी प्रकार से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो तमिलनाडु में गवर्नर और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बिल को एसेंट देने को लेकर 2 महीने हो गए, गवर्नर ने बिल को अभी तक एसेंट नहीं दी है, अपने पास ही रखा है। एक बार वो वापस असेंबली को भेज चुके हैं बिल को रिकंसीडर करने के लिए, लेकिन असेंबली ने स्पेशल सेशन बुलाया और बिल को फिर से पास कर दिया। अब क्या गवर्नर बिल को कितने टाइम तक अपने पास रख सकते हैं, ये मुद्दे की बात है, वो हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। देखो शुरू में ना बेसिक्स की बात की जाती है। यूं बोला जाता है संविधान के आर्टिकल 154 सेक्शन 1 के तहत संविधान न गवर्नर को स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर देता है, लेकिन संविधान के अनुसार गवर्नर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम कर सकते हैं, अपने आप से काम नहीं कर सकते हैं। यूं कह सकते हो सरकार जो फैसले लेती है गवर्नर के नाम से लेती है। इसीलिए तो कहा जाता है गवर्नर के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होता। मतलब अगर सरकार से कोई गलती हो जाए, सरकार ने गवर्नर के नाम पे फैसले लिए थे, बावजूद इसके गवर्नर के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता। तो रियल जो पावर होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, मतलब कि सरकार के पास होती है। गवर्नर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, जो वो बोलते हैं उसी के हिसाब से गवर्नर को काम करना पड़ता है। गवर्नर की जो पोस्ट है ना, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की है और एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई कर दिया था, गवर्नर्स अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना उसको एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ मिनिस्टर्स की एडवाइस से। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो तो वो अलग बात है, जिनके बारे में भी संविधान में बताया गया है कब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अंबेडकर जी ने भी ये एक्सप्लेन किया था कि गवर्नर की जो पोजीशन है ना, उसके पास अपने आप से डिस्चार्ज करने के लिए कोई फंक्शन है नहीं।
इसके बाद सरकारिया कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया था, देखो ये वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है काफ़ी समय से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं अगर असेंबली में वो कॉन्फिडेंस को एंजॉय करते हैं ना, तो उन्हीं के एडवाइस से गवर्नर को काम करना होगा। सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़ के कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इजाज़त देता हो कि इस मामले में आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में नबम रेबिया केस में इसी बात को दोहराया, यानी गवर्नर की पोजीशन को क्लैरिफाई किया। लेकिन देखो अभी तमिलनाडु में जो गवर्नर कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, देखो जब भी कोई बिल असेंबली से पास होके गवर्नर के पास जाता है ना, तो आर्टिकल 200 के तहत उनके पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। या तो वो बिल को अपनी एसेंट दे दें, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपने पास रिजर्व कर लें, या फिर वो अपनी जो एसेंट है वो विदहेल्ड कर दें, यानी एसेंट देने से मना कर दें कि मैं इस बिल को रिजेक्ट करता हूं। और सबसे लास्ट ऑप्शन उनके पास ये होता है कि बिल को एक बार फिर से लौटा दिया जाए असेंबली को और कहा जाए कि आप इस बिल को रिकंसिडर कीजिए, या फिर बिल के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को रिकंसिडर कीजिए। गवर्नर अपनी तरफ से भी बिल में अमेंडमेंट के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो आर्टिकल 200 के तहत ये 4 अल्टरनेटिव गवर्नर के पास उपलब्ध होते हैं। तो नीट बिल को ना गवर्नर ने रिकंसिडर करने के लिए भेजा था असेंबली के पास, असेंबली ने फिर से भेज दिया गवर्नर के पास। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है बिल को एसेंट देने के अलावा, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। गवर्नर का ये कहना है संविधान ने मेरे ऊपर कोई टाइमलाइन नहीं रखी है कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है। तो राइटर का ये कहना है, देखो ये तो संविधान के प्रोविजंस को मिसयूज करने वाली बात हुई। संविधान में टाइमलाइन नहीं दी, इसका मतलब आप उसी चीज का फायदा उठाओगे, मतलब लटकाते रहोगे। 5 साल बाद तो सरकार भी चली जाती है, आपको पता है। तो इस ऑप्शन का मतलब संविधान में जो ये गैप रह गया ना, हमारे संविधान निर्माता भूल गए कि गवर्नर प्रेसिडेंट ये इस चीज को मिसयूज करेंगे और अनलिमिटेड टाइम भी ले सकते हैं बिल को एसेंट देने के लिए। तो उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है गवर्नर के द्वारा। राइटर कहते हैं ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ये संविधान की वैल्यूज के भी अगेंस्ट है, और हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी उसके भी ये अगेंस्ट है। अगर संविधान निर्माता टाइमलाइन डालना भूल गए तो कम से कम आप फेडरलिज्म के प्रोविजंस के हिसाब से एसेंट दे दीजिए ना, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने सोचा तो यही था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से गवर्नर काम करेंगे, तो उनको अनलिमिटेड टाइम नहीं लेना चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं, अभी कोई सिग्नल भी नहीं है कि वो कब बिल को एसेंट देंगे, ऐसे तो बिल जो है वो लटका रहेगा। तो ये राइटर कहना चाहते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गवर्नर से संबंधित, और आज 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।